दोस्तों, मेरी बहुत गंदी आदत थी रेड लाइट एरिया में जाने की, क्योंकि मेरा तलाक 5 साल पहले हो गया था। फिर मेरी दूसरी शादी नहीं हुई और मैं अपना आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और रेड लाइट एरिया में जाता था अपनी हवस मिटाने के लिए। एक दिन जब मैं रेड लाइट एरिया में गया, वहां पर मैंने अपनी तलाकशुदा पत्नी को धंधा करते देखा और अपनी 5 साल बेटी को उसके बाजू में बैठे हुए देखा, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। फिर मैंने बारिश की हल्की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान था वो इस मौसम से कहीं ज्यादा तेज था। आज से ठीक 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी और फिर सिर्फ 1 साल बाद ही मेरा तलाक। वजह? छोटी छोटी गलतफहमियां, अहंकार और शायद हालात। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न किसी से रिश्ता जोड़ा, न ही पुराने जख्मों को भरने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी के खेल बड़े अजीब होते हैं। जो बातें हम भूलना चाहते हैं वो बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उस रात मैं अकेला घूमते घूमते शहर के बदनाम इलाके रेड लाइट एरिया में पहुंच गया। वहां की गलियों में अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी के पीछे छुपा था दर्द, मजबूरी और टूटी हुई जिंदगियों का शोर। मैं बस ऐसे ही चल रहा था, तभी एक कमरे के बाहर मेरी नजर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी। चेहरे पर मेकअप था, लेकिन आंखों में थकान, हार और मजबूरी साफ झलक रही थी। मेरा दिल जैसे थम सा गया। वो और कोई नहीं, मेरी तलाकशुदा पत्नी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी थी, 4 साल की होगी। उसके मासूम चेहरे, काले घूंघराले बाल और आंखें बिल्कुल मेरी जैसी। मेरे दिल ने कहा, ये मेरी बेटी है। उस पल मेरे अंदर गुस्सा, दर्द, हैरानी और पछतावा सब एक साथ उमड़ आए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हालात कैसे बने, वो यहां कैसे पहुंची, और ये बच्ची, क्या वाकई ये मेरी बेटी है? अगर हां, तो इतने सालों में उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं दूर खड़ा उसे देखता रहा और बीते हुए सारे लम्हे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। शादी के वो खुशहाल दिन, झगड़ों की वो रातें, और फिर कोर्ट में मिला वो ठंडा सा तलाकनामा। बारिश की हल्की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान था वो इस मौसम से कहीं ज्यादा तेज था। आज से ठीक 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी और फिर सिर्फ 1 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया। वजह छोटी छोटी गलतफहमियां, अहंकार और शायद हालात। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न किसी से रिश्ता जोड़ा, न ही पुराने जख्मों को भरने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी के खेल बड़े अजीब होते हैं। जो बातें हम भूलना चाहते हैं वो बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उस रात मैं अकेला घूमते घूमते शहर के बदनाम इलाके रेड लाइट एरिया में पहुंच गया। वहां की गलियों में अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी के पीछे छुपा था दर्द, मजबूरी और टूटी हुई जिंदगियों का शोर। मैं बस ऐसे ही चल रहा था, तभी एक कमरे के बाहर मेरी नजर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी। चेहरे पर मेकअप था, लेकिन आंखों में थकान, हार और मजबूरी साफ झलक रही थी। मेरा दिल जैसे थम सा गया। वो और कोई नहीं, मेरी तलाकशुदा पत्नी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी थी, 4 साल की होगी। उसके मासूम चेहरे, काले घूंघराले बाल और आंखें बिल्कुल मेरी जैसी। मेरे दिल ने कहा, ये मेरी बेटी है। उस पल मेरे अंदर गुस्सा, दर्द, हैरानी और पछतावा सब एक साथ उमड़ आए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हालात कैसे बने, वो यहां कैसे पहुंची, और ये बच्ची क्या वाकई ये मेरी बेटी है? अगर हां, तो इतने सालों में उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं दूर खड़ा उसे देखता रहा और बीते हुए सारे लम्हे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। शादी के वो खुशहाल दिन, झगड़ों की वो रातें, और फिर कोर्ट में मिला वो ठंडा सा तलाकनामा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने मुझे देखा तो जैसे उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, लेकिन उसने नजरें फेर लीं। मैं बच्ची की तरफ देख रहा था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मेरे होंठ सूख गए। मैंने धीरे से कहा, ये तुम्हारी बेटी है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, हां, और तेरी भी। लेकिन तुझे बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने चेहरा झुका लिया और चुप हो गई। मेरे अंदर जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। इतने सालों में मैं अपनी ही बेटी से अनजान रहा। मैं नीचे झुका और बच्ची से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
उसने मासूमियत से कहा। रिया, मैं बस उसे देखता रह गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी। मैं समझ गया कि हालात ने उसे यहां तक ला दिया है, लेकिन क्यों? कैसे? ये सवाल मेरे दिल में चुभ रहे थे। मैंने उससे कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और रिया को यहां से ले जाऊंगा। लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी जिंदगी अब इसी अंधेरे की कैदी बन चुकी है। तुम चाहकर भी मुझे इस दलदल से नहीं निकाल पाओगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी का भी सवाल है। वो चुप रही। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे और मेरा दिल टूटता रहा। मैं जानता था आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं था, क्योंकि आज मैं अपनी खोई हुई दुनिया को हर हाल में वापस पाना चाहता था। उसने मेरा हाथ धीरे से झटक दिया और कहा, तुम नहीं जानते ये जगह कैसी है। यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। जो एक बार इसमें फंस जाए, वो उम्र भर इसमें सड़ता रहता है। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, जहां दर्द और मजबूरी का समंदर उमड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम वो औरत नहीं हो जो अपनी बेटी की किस्मत अंधेरे में छोड़ दे। वो चुप रही, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। मैंने धीरे से रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भर आए। रिया धीरे धीरे मेरी गोद में आ बैठी, जैसे उसके मासूम दिल ने पहचान लिया हो कि मैं उसका अपना हूं। उस पल मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी तस्वीर बनी। मैं रिया को सीने से लगाए खड़ा था और मेरी पत्नी, यानी अब तलाकशुदा पत्नी, हमारे सामने खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से कहा, सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने यहां तक कैसे सफर तय किया। मुझे फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम्हें और रिया को यहां से बाहर निकालना है। उसने पल भर के लिए मेरी तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। उसकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, जब तुमसे तलाकन हुआ था, तब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मायके वालों ने दरवाजा बंद कर लिया था और मैं पेट से थी। किसी ने सहारा नहीं दिया। धीरे धीरे भूख और मजबूरी ने मुझे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। रिया को पालने के लिए मैंने अपने आप को बेच दिया। हर रात खुद को कोसती थी, लेकिन उसके लिए जी रही थी। मैं उसकी हर बात सुन रहा था, लेकिन मेरी रगों में खून खौल रहा था। मुझे लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, कि मैंने उसकी हालत जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने कहा, बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हें यहां एक पल भी नहीं रुकना है। मैं जानता हूं तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं, चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं तुम्हें और रिया को इस नर्क से निकालूंगा। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार मेरी बात पर भरोसा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके होंठों पर बस एक शब्द आया, सच। मैंने बिना सोचे कहा, हां। और उसी पल रिया ने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और बोली, मम्मा, हम पापा के घर चलेंगे ना उसका। यह कहना मेरे दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू गया। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू की धार और तेज हो गई। उसने रिया को गले से लगा लिया और फिर मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था ये लड़ाई लंबी और मुश्किल होगी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि 3 जिंदगियों की जंग थी। मैं उसकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से एक भारी और खुरदुरी आवाज आई, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी कॉलर खुली थी और गले में मोटी सोने की चेन झूल रही थी। उसके हाथ में बीड़ी जल रही थी और आंखों में ऐसा ठंडापन था कि उसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह रज्जाक है, यहां का सबसे बड़ा दलाल। मैं समझ गया कि यही वो इंसान है जिसकी पकड़ से उसे और रिया को छुड़ाना आसान नहीं होगा। रज्जाक मेरे पास आकर खड़ा हो गया और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे साहब, नया माल देखने आए हो या पुराना लेने? मैं गुस्से से लाल हो गया, लेकिन रिया मेरे सीने से चिपकी हुई थी, इसलिए खुद को काबू में रखा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ये मेरी पत्नी और बेटी हैं, इन्हें मेरे साथ जाने दो। रज्जाक ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला,
पत्नी? बेटी? ये जगह रिश्तों की नहीं, धंधे की है। यहां जो आ गया वो यहीं सड़ता है, चाहे औरत हो या उसकी औलाद। मैंने कहा, पैसे चाहिए तो बता, लेकिन इन्हें छोड़ दे। वो पास आकर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, पैसे से ज्यादा मुझे अपने खिलौनों से खेलना पसंद है, और ये दोनों मेरे सबसे महंगे खिलौने हैं। मेरी पत्नी ने डर से सिर झुका लिया, लेकिन मैं उसकी आंखों में ये डर हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। तभी वहां एक और आदमी आया। वो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी और दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, रज्जाक, इन्हें छोड़ दे। तूने इनसे बहुत वसूल लिया है, अब इनकी जिंदगी बर्बाद मत कर। रज्जाक ने उसे घूरा और गुर्राकर बोला, रामू, तू अपना काम कर, वरना तुझे भी गली से बाहर फेंक दूंगा। रामू ने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैं यहां का पुराना आदमी हूं, मजबूरी ने मुझे भी इस जगह बांध दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे इरादे साफ हैं। अगर तुम सच में इन दोनों को यहां से निकालना चाहते हो तो मैं मदद कर सकता हूं। मेरे कान खड़े हो गए। मैं जानता था ये मौका है, लेकिन खतरा भी बड़ा है। मैंने रामू से धीरे से कहा, क्या तुम हमें बिना रज्जाक को बताए यहां से निकाल सकते हो? उसने बस इतना कहा, कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आज रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि दिन में रज्जाक के लोग हर गली में होते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन रज्जाक अभी भी हमें ऐसे घूर रहा था जैसे शिकार पर नजर रखे बैठा हो। मेरी पत्नी रिया को सीने से लगाए हुए थी और उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों तैर रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा और मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज की रात इन्हें इस नर्क से आजाद कराऊंगा। रात धीरे धीरे अपने अंधेरे को गाढ़ा करती जा रही थी। गलियों के बाहर लाल बल्बों की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और हर कोने पर अजीब सी सन्नाटेदार फुसफुसाहट गूंज रही थी। रिया मेरे सीने से चिपकी हुई थी और उसकी मां की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, मानो किसी अनहोनी का अंदेशा हो। मैंने रामू से मिलने का तय किया। वो ठीक 9 बजे पिछली गली के टूटे हुए गोदाम में मिलने वाला था, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दूर से ही गोदाम के दरवाजे पर ताला लटका हुआ दिखा। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। मैंने पलटकर देखा तो रज्जाक के 2 गुंडे खड़े थे। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी और दूसरे के पास पुराना रिवॉल्वर। उन्होंने मुझे घेर लिया और ठंडी हंसी के साथ कहा, साहब, रामू साहब तो आज बहुत जल्दी चले गए और जाते जाते तुम्हारा हाल हम पर छोड़ गए। मैं समझ गया कि रामू या तो पकड़ा गया है या फिर शुरू से ही रज्जाक का आदमी था। लेकिन उसी पल एक और बड़ा झटका मेरे इंतजार में था। गली के मोड़ से रज्जाक खुद आ गया और उसके साथ मेरी पत्नी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा डरा सहमा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखों में इस बार अजीब सी ठंडक थी। रज्जाक ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, देख ले साहब, जिंदगी में हर चेहरा सच्चा नहीं होता। तेरी बीवी ने ही हमें बताया कि तू आज रात हमें चकमा देकर भागने वाला है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या यह सच है? वो बस हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैंने सोचा था तुम सिर्फ एक रात यहां रुककर चले जाओगे, लेकिन तुमने मेरे और रिया के लिए खतरा मोल ले लिया। मैं नहीं चाहती थी रज्जाक तुम्हें मार डाले, इसलिए मैंने सब बता दिया। रिया मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में उलझन और डर था, और मेरा दिल इस सच और शक के बीच झूल रहा था कि क्या उसने सच में मेरी जान बचाने के लिए किया, या फिर वो अब पूरी तरह इस अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है। रज्जाक ने पास आकर कहा, अब फैसला करना। मेरे हाथ में है कि तुम्हें जिंदा छोड़ूं या हमेशा के लिए यहीं गाड़ दूं। और तभी दूर से सायरन की आवाज गूंजने लगी, जो तेज से तेज होती चली आ रही थी। सायरन की आवाज सुनते ही रज्जाक के चेहरे पर पहली बार डर की हल्की सी लकीर उभरी। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गली के मोड़ पर पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। 4-5 सिपाही तेजी से उतरे और उनके पीछे एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर था, जिसने रज्जाक को देखते ही गरजते हुए कहा, रज्जाक, अब तेरे दिन पूरे हो गए। हमें महीनों से तेरे अड्डे की खबर थी। आज रंगे हाथ पकड़ने का वक्त आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी से माहौल अचानक बदल गया। रज्जाक के गुंडे भागने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें धर दबोचा। रज्जाक भी पकड़ में आ गया और हथकड़ियों में जकड़ दिया गया। मैं वहीं खड़ा था। रिया को सीने से लगाए मेरी पत्नी स्तब्ध होकर ये सब देख रही थी। पुलिस के बीच खड़े इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला, हमें अंदर की औरतों और बच्चों को निकालना है, तुम इन्हें लेकर बाहर चलो।
मैं बिना वक्त गंवाए अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। वो एक पल के लिए रुकी और मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा कभी नहीं रखा था। बस डर के मारे तुम्हारे खिलाफ बोल दिया था ताकि तुम्हारी जान बच जाए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकराई, जैसे किसी ने हमें लंबे अंधेरे कैद खाने से निकालकर आजादी का स्वाद चखा दिया हो। सड़क पर खड़ी एक पुरानी टैक्सी में हम तीनों बैठ गए। मैं बीच में था। एक तरफ मेरी पत्नी और दूसरी तरफ रिया थी। रिया ने मेरे गले में बाहें डाल दी और मासूमियत से बोली, पापा, अब हम कहीं दूर चलेंगे ना? मैं मुस्कुरा पड़ा और बोला, हाँ, अब हम सिर्फ अपना घर बसाएंगे। टैक्सी शहर की भीड़ छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ती रही। रास्ते भर हम तीनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में सुकून था। अगले कुछ दिनों में मैंने एक छोटे से कस्बे में किराए का घर लिया। सफेद दीवारों वाला 2 कमरों का घर, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा और एक कोने में रिया के खेलने के लिए झूला था। मैं एक छोटी सी दुकान चलाने लगा और मेरी पत्नी घर संभालने लगी। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी मिटने लगी। पुराने जख्म भरने लगे। रिया सुबह स्कूल जाती और शाम को मेरे साथ दुकान पर बैठती। हम तीनों साथ बैठकर रात का खाना खाते और घर में फिर से वो हंसी लौट आई जो सालों पहले कहीं खो गई थी। एक शाम बरामदे में बैठकर मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। अब हम बस आगे का सोचेंगे। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रिया ने आकर हम दोनों के बीच बैठते हुए कहा, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे ना? मैंने और उसने एक साथ कहा, हाँ, हमेशा। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी ने हमें फिर से एक मौका दिया है। इस बार हम उसे कभी खोने नहीं देंगे।